नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आपके न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो सारे लीडिंग जो आपके न्यूज़पेपर्स है, लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स है और लीडिंग जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आपके लिए यूपीएससी और स्टेट कि जो भी पीसीएस की एग्जामिनेशंस होती हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इसे कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट और रेगुलरली रिवीजन करते हुए देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही जो हमारा पेड ग्रुप है उसके बारे में जानकारी आप इन नंबर्स में कॉल करके ले सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके उनका भी लाभ ले सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और इस पीडीएफ की अगर पिक्स पाना है और भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिनकी पिक्स आप एक्सेस करना चाहते हैं तो जो इंस्टाग्राम पेज है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उसे जरूर फॉलो कर लें। और चलिए आगे की ओर चलेंगे, हम देखेंगे आज कौन कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले देव सहायम है, ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में रख सकते हैं जीएस पेपर 1 में। उसके बाद दूसरा जो है दिल्ली का मास्टर प्लान जो ड्राफ्ट किया गया 2041 के लिए, उसके समक्ष क्या उसके की एरियाज है, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे इसके बारे में है। तो ये देखिए डेवलपमेंटल मुद्दा है, ये विकास के संदर्भ में है ना, तो इसको सेकंड पेपर में भी रख सकते हैं और थर्ड पेपर में भी रख सकते हैं। चार धाम प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। मिनरल के अंतर्गत जो है आपका कंसेशन मतलब फोर्थ अमेंडमेंट रूल से आपका 2021 का खनिज से संदर्भित है, ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। और अगर ये कोई बिल है तो आप सेकंड पेपर में भी ले जा सकते हैं। इसके बाद मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल से 2021 का है ना, सेम है वो भी आपका है ना, फोर्थ और फिफ्थ जो है पेपर थर्ड का पार्ट है। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट डे है वो किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है तो वर्ल्ड काइंडनेस डे है 13 नवंबर 2021। और जो सबसे पहला टॉपिक है देव सहायम, तो ये जो है एक हिंदू व्यक्ति थे, ठीक है, कन्याकुमारी जिले में अवस्थित है आपका, ठीक है, जो तमिलनाडु है। और इन्होंने जो है धर्मांतरण करवा के है ना अपना धर्मांतरण कर लिया था और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे 18th सेंचुरी में, ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था। तो ये ऐसे पहले इंडियन है ना जो कि डिक्लेयर किए गए हैं संत के रूप में, किसके द्वारा, वेटिकन के द्वारा ऑन 15 मई 2022। इसलिए ये आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेटिकन द्वारा इनको संत घोषित किया गया है 2022 15 मई को। अब इनके बारे में कुछ जानकारियां लिखी हुई है। तो देव सहायम पिल्लई, और इनका जो नामकरण इन्होंने किया वो लाजारस किया है ना, जो ईसाई धर्म अपनाने के बाद 1745 में। तो पहली बार जो है इनको अप्रूव किया गया सेंटहुड के रूप में फरवरी 2020 को, फॉर इंड्योरिंग इंक्रीजिंग हार्डशिप्स, ठीक है। तो इन्होंने जो बहुत सारे इनके साथ जो है बहुत सारे जिसको बोलते हैं उत्पीड़न हुए तो उनको उन्होंने सहन किया, उसी के लिए जो है इनको फिर संत की उपाधि दी गई, ये वेटिकन के द्वारा है ना। देव सहायम जो है इज सेड टू हैव फेस्ड हार्श जो आपका परसिक्यूशन है एंड इम्प्रिजनमेंट आफ्टर ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन हिज किलिंग इन 1752। तो जैसे ही इन्होंने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म को अपनाया, अब देखिए ये कौन सा फेज चल रहा है 1750 का, ठीक है ना, ये आपका फ्रेंच वाला भी, फ्रेंच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ठीक है ना, कंपनी हो गई आपकी। और यहां पर अब आगे प्लासी और बक्सर, तो इसी तरीके से तो धर्म का भी हस्तक्षेप भारतीय समाज में बढ़ता जा रहा है, उसी के संदर्भ में आप इसको देखिएगा। तो जैसे ही कोई आपका व्यक्ति धर्मांतरण करेगा तो उसका अपोज होगा कि नहीं होगा, तो उसके साथ जो है बहुत सारे उत्पीड़न के आयाम भी देखे जाएंगे, उनको कई सारे जुल्म भी सहने पड़ेंगे, वही है आपका। और इसके बाद इनको जो है इनकी हत्या भी 1752 में कर दी गई। अब यहां पर देखिए कि पिछले साल लास्ट ईयर की बात है, वाइल ही वॉज डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर सेंटहुड लास्ट ईयर, है ना, एलिजिबिलिटी जो है उनकी वहां से उन्होंने रिकॉग्नाइज की, वेटिकन ने अनाउंस किया डेट ऑफ द सेरेमनी रिसेंटली, अभी अभी इन्होंने डिसाइड किया है ना, कि उसको जो है किस तरीके से अब आगे
जो है उसके समारोह में जिसमें उनको ये प्रदान किया जाना है, तो उसकी डेट वेट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। व्हाट डू वी नो अबाउट देव सहायम जो पिल्लई हैं, तो इनके बारे में जन्म कब हुआ, 23 अप्रैल 1712 है। नट्टालम है आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी के अंतर्गत, और देव सहायम जो है वेंट ऑन टू सर्व इन द कोर्ट ऑफ त्रावणकोर महाराजा जो आपके मार्तंड वर्मा थे, तो इनके यहाँ ये आपके उपस्थित थे मार्तंड वर्मा के दरबार में, उन्होंने अपनी सर्विस भी दी है। इट वॉज हियर दैट ही मेट अ डच नेवल कमांडर, और वहीं पर अब आप देखिए किस तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी यहां से भी आपकी जो है पूरी लिंक्ड है। अब डच यहां पर आए तो डच नेवल कमांडर से इनका इंटरेक्शन हुआ, उसी से प्रभावित होकर फिर ये ईसाई धर्म अपनाएंगे। हु टॉट हिम अबाउट द कैथोलिक फेथ की बात करें ना, कैथोलिक संप्रदाय। अब 1745 में soon after he was जो आपका बैप्टाइज्ड बोला जाता है, he assumed the name Lazarus, तो इन्होंने Lazarus नाम ले लिया, उसका मतलब ये God is my help, but he then faced the wrath of the Travancore state which was against his conversion। तो कन्वर्जन सीधी बात है और सीधे सीधे अपोज होता ही है कोई व्यक्ति, है ना। आप 1813 के बाद देखेंगे जो चार्टर एक्ट आएगा, तो जैसे ही ईसाई धर्म को प्रसार की, है ना, अपने धर्म के प्रचार की जो है उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, तो देखिए आप 40 साल के अंदर ही 1857 की क्रांति हो जाएगी। ये इनका जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप। और हिज कन्वर्सेशन डिड नॉट गो वेल विद द हेड्स ऑफ हिज नेटिव रिलीजन। False charges of treason and espionage were brought against him and he was divested of his post in the royal administration। एक नोट भी इशू किया गया था, है ना, वेटिकन के द्वारा फरवरी 2020 में, है ना। He was imprisoned and subjected to harsh persecution। तो ये एक कहानी बता रही है कि इनके खिलाफ जो है राजद्रोह, जासूसी के झूठे आरोप भी लगे, है ना, और फिर उन्हें शाही प्रशासन में जो वो आपके सर्विस दे रहे थे उससे भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनके बारे में बताया गया अब भी वेटिकन में कि ये इनकी जो है इन्होंने इतना जो है सैक्रिफाइस किया है और इसलिए जो है इनको ईसाई धर्म के लिए किया है, तो इसलिए इनको संत वगैरह के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब यहां पर जनवरी 14 1752 की बात कर रहे हैं, 7 साल बाद ही जब इन्होंने धर्मांतरण किया, जस्ट 7 years आफ्टर ही बिकेम अ कैथोलिक, देव सहायम वाज शॉट डेड इन द, जो आपका कहां पर किया गया, अरल वाई मोजी जंगल में उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और इसको ऐसा कंसीडर किया गया कि दक्षिण भारत में कैथोलिक जो कम्युनिटी थी उसके द्वारा व्यापक रूप से इनको रिकॉग्नाइज भी किया गया कि ये मार्टियर है, मतलब शहीद है, और उनका जो पार्थिव शरीर है वो अब जो है कोट्टार का जो सूबा है उसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल में है। आप ये जो है ये पॉइंट जो है आप अपने पास नोट डाउन करके रख भी सकते हैं। और इनको जो सेंटहुड की उपाधि क्यों मिली, तो ये आपने देख भी लिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमने पहले भी देख लिया। 2004 में जो आपका डायोसीस ऑफ कोट्टार इन कन्याकुमारी अलोंग विद द तमिलनाडु बिशप्स काउंसिल और जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिकमेंड किया था इनका नाम फॉर बेटिफिकेशन टू द वेटिकन, और फरवरी में लास्ट ईयर जो है इनको वेटिकन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये एलिजिबल है सेंटहुड के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर आप देखेंगे तो इनको जो है डिक्लेयर किया गया, ही वाज डिक्लेयर्ड ब्लेस्ड बाय द कोट्टार डायोसीज इन 2012, 300 years आफ्टर हिज बर्थ। ठीक है, 300वीं जो इनकी क्या है जन्म दिवस था, उस उपलक्ष्य में जो है ये किया गया। इन रिमार्क्स दैट डे ड्यूरिंग द मिड डे एंजेलस प्रेयर इन द वेटिकन, पोप बेनेडिक्ट, ठीक है, जो आपके क्या है 16th, है ना, ये देखिए आपका क्या है रिकॉल्ड देव सहायम एज फेथफुल ले मैन, और उन्होंने वहां पर अपना तर्क वगैरह भी दिया। उन्होंने आग्रह भी किया क्रिश्चियंस से कि ज्वाइन इन द जॉय ऑफ द चर्च इन इंडिया एंड प्रे दैट द न्यू ब्लेस्ड मे सस्टेन द फेथ ऑफ द क्रिश्चियंस ऑफ दैट लार्ज एंड नोबल कंट्री। द नोट फ्रॉम द वेटिकन स्टेटेड। तो ये याद करने की चीजें नहीं है, लेकिन इसको एक बार हम देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नाम याद रखिए बस। ठीक है, इसके बाद जो है दिल्ली का मास्टर प्लान है 2041 का, तो उसमें देखते हैं हम लोग कि क्या कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट ये है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने एक्सटेंड किया है जो ऑनगोइंग आपकी पब्लिक हियरिंग है रिगार्डिंग द मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041 टिल नवंबर 24। अब देखिए ये जो है जन सुनवाई का मतलब क्या, डेमोक्रेसी में फीडबैक। अब भैया डेमोस के लिए तो बना रहे हो, जनतांत्रिक सरकार बोलते हैं ना व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तो उसमें क्या है कि जनता से वो फीडबैक ले रहे कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है, तो आप बताइए इसमें किसी तरीके का आपको वो तो नहीं है, वहां से मतलब समस्या तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, तो वहीं पे जन सुनवाई को जो उन्होंने 24 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया। अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं। ये जो आपका मास्टर प्लान है वो आपका पब्लिक स्क्रूटनी के मतलब
स्क्रूटिनी जिसको बोलते हैं अपन, रिव्यू समझ सकते हैं। तो इस साल जो है ये जो मास्टर प्लान है इसको सार्वजनिक जांच के लिए रखा गया। अब इट विल टेक द लैंड ओनिंग एजेंसी 2 or 3 months आफ्टर द पब्लिक हियरिंग कंक्लूड्स टू फाइनलाइज एंड नोटिफाई द प्लान, सेड अ सीनियर, जो अभी आपके ऑफिशियल्स है डीडीए के, है ना। ये सीधी बात है, यहां पर रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है नाम ना छापने को, एनोनिमिटी का तो सिद्धांत ही होता है सिविल सर्विसेज में, आप कोड देखेंगे पढ़ेंगे तो होता है। तो इन्होंने अनुरोध करते हुए ये बोला कि नाम ना लेते हुए जन सुनवाई समाप्त होने के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और जैसे ही नोटिफाई हो जाए, है ना, तो नोटिफाई करने में ये कितना टाइम लगेगा, तो बोले 2-3 महीने लगेगा, है ना, जो भी आपकी ये एजेंसी है भूमि स्वामित्व से रिलेटेड। अब ये 2041 के ये मास्टर प्लान में दिल्ली के है क्या क्या, तो सीधी बात है इसके बारे में बता रहे कि क्या है। तो भैया 2 वॉल्यूम है, 22 चैप्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस लिए है, किस लिए किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फास्टर है सस्टेनेबल लिवेबल एंड वाइब्रेंट दिल्ली बाय 2041, ये इसका जो है शीर्षक है। अब पहला वॉल्यूम जो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो प्रोवाइड कराता है एक पूरा का पूरा सिंहावलोकन, जिसको ओवरव्यू बोलते हैं दिल्ली का, है ना, कि अभी कंटेम्पररी टाइम में समकालीन संदर्भों में दिल्ली की क्या स्थिति है। आप देख ही रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, वेस्ट की जो है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, और आपका ये नियोजित जो है विकास नहीं है वहां पर। आप देखिए कि किस तरीके से जगह जो है बिल्कुल पार्किंग नहीं है, है ना, मतलब अनप्लैंड आप देख सकते हैं। कैपिटल की स्थिति खराब है क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के बहुत ज्यादा है, वहां पर लोग भी सारे रिसोर्सेज पे उतना दबाव है, तो उसके साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो ये इंट्रोडक्शन दिया गया है, एक ओवरव्यू दिया गया है कि अभी कैसा है, इट्स ग्लोबल एंड रीजनल पोजीशनिंग, ठीक है, एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोजेक्शंस फॉर 2041। सीधी बात है, जब हम डेटा लेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम वहां पर किसी तरीके का सुधार कर सकते हैं। तो जो ड्राफ्ट आपका ये प्लान वगैरह है, प्रेजेंट्स जो है आपके ड्राफ्ट एमपीडी प्रेजेंट्स अ प्लान फॉर द सिटी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर, तो अगले 20 साल की हम वहां पर सोच रखकर इस तरीके के प्लान को प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इसका मेन फोकस एरिया क्या है, तो सबसे पहले तो हाउसिंग सेक्टर है। ये बात करता है कि इंसेंटिवाइज किया जाएगा रेंटेड एकोमोडेशन के लिए बाय इनवाइटिंग प्राइवेट प्लेयर्स। तो भैया बिना प्राइवेट प्लेयर्स के फंडिंग आएगी नहीं, आरएनडी करानी है आपको, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी बनाया जाएगा और गवर्नमेंट तो खुद रहेगी ही जो इन्वेस्ट करेगी, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा। कीपिंग इन माइंड द लार्ज माइग्रेंट पॉपुलेशन, सीधी बात है कि बहुत सारे लोग जो है मेट्रोज में जाते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। बड़े एम्प्लॉयमेंट तो जो है ही है इंडस्ट्री, और छोटे एम्प्लॉयमेंट देखिए कि मान लीजिए किसी एक सिटी में, जो कोई सिटी बनी है, सिटी मतलब सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं, कहीं आईटी सेक्टर की कोई कंपनी उसके बगल में वो लोग रहते हैं, तो वहां पर किस तरीके से वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कपड़े धोने वाले हैं, जो नॉर्मल घर में कुक है, मेड है, तो इस तरीके से पूरा इकोनॉमी का साइकिल जो है वहां पर रन होता है। और वहां पर जो है आपकी इनकम ज्यादा होती है, जहां अर्निंग ज्यादा होगी वहीं पर तो लोग एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करेंगे, तो इनकी सैलरी ज्यादा होती है, इसलिए लोग जो है माइग्रेट होकर कहां जाते हैं, मेट्रोज में। और अभी इकोनॉमिक सर्वे में 2-3 साल में आपने देखा होगा रिवर्स माइग्रेशन का एक नया फीचर इंडियन इकोनॉमी में। चलिए वो कभी दूसरे कोई भी टॉपिक आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। और यहां पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको भी जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सजेस्ट कर रहे हैं यूजर पेज principle, which means users of all personal motor vehicles except for non-motorized ones have to pay for authorized parking facility, space and street। तो भैया जैसे आप गाड़ियां खरीदो उसके लिए वहां पर पे करते हो, और फिर उसके बाद क्या करो, पार्किंग का यूज करो। दिल्ली में आप देखिए रात में निकलिए कभी घूमने जाएंगे तो जैसे किसी कॉलोनी से निकलिए तो ऐसा लगेगा रोड पे कि गाड़ियां ऐसे ही खड़ी है, क्योंकि पार्किंग ही नहीं है, जगह ही नहीं है ना। तो यहाँ पर चैलेंजेस क्या होंगे, सीधी बात है, जो चीजें पेपर पे होती है वो आपका रियलिज्म की तरफ, उसका क्या है, आदर्शवाद की तरह उन्मुख होते हैं, है ना। उसको पेपर पे से जब इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो बहुत सी चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन देखा जाता है, जैसे वोट बैंक हो गया, है ना, बहुत सारे वहां पर क्या है लूप होल से। जब हम किसी चीज का क्रियान्वयन करते हैं तब हमें पता चलता है, और मेनली तो यहाँ पॉलिटिकल विल वाली बात है, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आदर्श दस्तावेज की तरह दिख रहा है ना। यहाँ पर जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसियां हैं जब वो इंप्लीमेंट करने जाएंगी तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज से जो है कॉन्ट्राडिक्शन का सामना करना पड़ेगा। रिसोर्सेज है, फंडिंग की कमी, बहुत सारे डिपार्टमेंट में करप्शन है, राजनीतिक और नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। बहुत सारे जो आपकी एजेंसी है तो बहुत सारे हैं तो गोल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो इसमें यूनिफिकेशन नहीं है, यूनिफाइड सिस्टम नहीं है, है ना। ये सब चीजें हैं, सेम पॉइंट है ये आपके किसी भी जो आपकी योजना होगी, ये सारे पॉइंट्स वहां आपको दिखाई देंगे। और उदाहरण के लिए जैसे बता रहे हैं कि भूतल पे पार्किंग बनाना है तो कैसे बनाओगे भैया, ये भी आपका जो है बनाया जा सकता है,
है ना। ये सब अपना एनालिसिस का पार्ट है, तो ऐसा नहीं कि किया ही नहीं जा सकता। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना, अपशिष्ट वाहनों को हटाना जो पुराने हो गए हैं, है ना, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको फेंकने पर फिर आपको जुर्माना लगाना, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये सब चीजें हैं जिसमें बोला जा रहा है कि इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो कुछ जैसे इश्यूज होते हैं, जैसे पार्किंग बढ़ाना या उसमें शुल्क बढ़ाना, तो बहुत जल्दी जो है जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, है ना। सबके साथ जो है चल पाना और उन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स तो जो है वो परमानेंट आपका क्या है, एक मैटर है, और ठीक है। और फंडिंग में जो फंडिंग की कमी जो है सबसे बड़ा इशू सब जगह होता है, ठीक है। तो ये सब देख जाइएगा आप लोग, सेम इश्यूज हैं आलोचना में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इसमें ये पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, ये भी आपका चार धाम प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जीएस पेपर 2 और में रख सकते हैं आप, थर्ड में भी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा ओवरलैप है ना। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं किस में आएगा किस में नहीं आएगा। आप सिलेबस को रेगुलर रोज रीड किया करिए उसको, है ना, रोज पढ़ा करिए, एक बार याद करने की जरूरत नहीं है उसको, अपने जहन में बस जाएगा, मस्तिष्क में रच बस जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसके चारों ओर जाने वाली जो चार धाम परियोजना है, सीडीपी जिसको बोल रहे हैं, सड़कों के विस्तार के लिए सेना के अनुरोध के संदर्भ में पर्यावरणीय मुद्दों को साथ रखते हुए जो नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है उसको भी बैलेंस करने की आवश्यकता की बात की है। ये तो कंटेक्स्ट है। अब इसके कारण क्या है इस याचिका के बारे में, तो जो हमारी अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आपकी एक जो है यहां पर कोर्ट ने हियरिंग की है, सेंटर की एक प्ली थी, है ना, जो याचिका है, 6 मॉडिफिकेशन ऑफ द 8 सितंबर 2020 ऑर्डर जो हुआ था, विच हैड आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज to follow a 2018 circular stipulating carriageway width of 5.5 meter on the चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट which goes up to China border। तो ये तो यहाँ पर ये आपके याचिका के लिए बता रहे हैं, ये एक संदर्भ ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शीर्ष अदालत जो है हमारी अपेक्स कोर्ट, उसने बोला क्या है, तो वो उन्होंने कहा कि ये जो फैक्ट है आपका, इसको हम किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये एक क्या है आपका, देयर इज एन adversary who has developed infrastructure on the border up to the hilt and the army needs better roads up to the border which has not seen any radical changes since the 1962 war। आप देखेंगे कि उस समय 1962 के टाइम पे देखेंगे तो हमारी जो स्थिति खराब हुई, जो हम चाइना से वहां पर डिफीट होते हैं, हमको हार का सामना करना पड़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये था, है ना, कि वो जो है हाइट पे देखेंगे तो वो ज्यादा किस जगह पे थे, वो हाइट पे थे, हम नीचे थे, और ऊपर से फिर बहुत ही जो है वहां पर हमको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि आसपास से चाइना जो है वो ड्रैगन है, वैसे भी जहां खड़ा होता है आग उगलता रहता है, और वैसे भी हमारे पीछे पड़ा रहता है। नॉर्मल सी चीजें आगे देखेंगे। अब ये चार धाम प्रोजेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये याचिका में क्या बोला कोर्ट ने क्या नहीं बोला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चार धाम जो रोड प्रोजेक्ट है ये एक प्रेस्टिजियस 2 लेन एक्सप्रेस स्कीम है। इसको एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जो हिमालयन स्टेट है, कौन सा, उत्तराखंड। अब इस प्रोजेक्ट में प्रपोज किया गया है कि इस रोड को चौड़ा किया जाएगा, है ना, 10 मीटर तक इसमें इंप्रूवमेंट लाया जाएगा ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़े चार धाम में, जो हमारे तीर्थ स्थल है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इट विल वाइडन ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर ऑफ हाईवेज जो कनेक्ट करेगा जो आपकी पिलग्रिमेज साइट्स है, और टनकपुर पिथौरागढ़ जो स्ट्रेच है नेशनल हाईवे का 125 का, नेशनल हाईवे 125 का, ये पार्ट भी है आपका, भाग भी है किसका, कैलाश जो आपका मानसरोवर यात्रा का रूट है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर ये मैप दिया गया, अब आप देख जाइए इसको, पिलग्रिम्स का जो आपका प्रोग्रेस है वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए उत्तराखंड, अब ये यमुनोत्री है, गंगोत्री है, गौरीखंड है, धरासू है, रुद्रप्रयाग है, ऋषिकेश है। बताइएगा जरा ये जो प्रयाग है, रुद्रप्रयाग में वहां कौन कौन सी जो है दो नदियां मिलके, कोई दो धाराएं मिलके, नदियां मिलके कुछ बनाती है। देव प्रयाग में कौन किससे मिलता है, रुद्रप्रयाग में, और विष्णु प्रयाग में, और कर्ण प्रयाग में। बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में इनमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, जहां पर रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग है, ठीक है। तो ये आप देख जाइएगा, इसकी जो आपकी कॉस्टिंग वगैरह दी गई है। और इसके बाद जो ये आपकी परियोजना है, इसके अंतर्गत नदियों के जो आपके ड्राई स्लोप है ना, शुष्क ढलान के साथ जो आपके शुष्क पर्णपाती जो बायोम है उसके अंतर्गत ये आता है। डेसिडुअस जो आपका बायोम है उसके अंतर्गत ये आता है ना, ड्राई डेसिडुअस जो आपका बायोम है। रूथलेस हार्वेस्टिंग और अपरूटिंग ऑफ वेजिटेशन इन द वाइडनिंग ऑफ रूट्स कैन प्रूव टू बी
perilous for the biodiversity and regional ecology। तो भैया सीधी बात है कि वहां पर कहीं पर भी सड़क का निर्माण या किसी अवसंरचना का निर्माण किया जाता है तो हिमालयन, एक तो ये आपका बायोम है, हिमालयन वाला जो आपका रिलीफ है, उच्चावच है, वहां पे अवस्थित है, तो किसी ना किसी तरीके से वहां पर बायोडाइवर्सिटी है ना। तो फ्लोरा और फाना दोनों के, फ्लोरा फाना दोनों के, उसमें जंतु वनस्पति दोनों के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है किसी तरीके का ऋणात्मक प्रभाव देखा ही जाएगा कि अगर वहां पर वनस्पति कट रही है ना, तो उसमें फिर निवास करने वाले जो भी जीव जंतु हैं या इंसेक्ट्स हैं उनको भी फर्क पड़ता है। इस तरीके से समझिएगा। ये जो आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इसमें वो उत्तराखंड की पीडब्ल्यूडी है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ये आएगी ही आएगी, और जो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके अंतर्गत है। अब यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टोन जो इसके बारे में रखा गया था वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2016 में रखा था और डिस्क्राइब किया था इस प्रोजेक्ट के बारे में एज अ ट्रिब्यूट टू दोज who lost their lives during flash floods in the states, है ना। तो फ्लैश फ्लड्स एकदम से बहुत तेजी से जो है पानी की जो है मात्रा वो बढ़ जाना और बाढ़ के रूप में वो कन्वर्ट हो जाना, उसको फ्लैश फ्लड वगैरह बोलते हैं। और वैसे भी हिमालयन स्टेट्स में आप देखते हैं तो एवलांचे वगैरह का भी इंपैक्ट दिखाई देता है ना, भूस्खलन वगैरह भी देखते हैं, तो वैसे भी वो सेंसिटिव एरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर, जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये मिनरल कंसेशन है, 4th अमेंडमेंट रूल्स 2021 का। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने नोटिफाई किया है इसको, ठीक है ना, कि मिनरल्स कंसेशन 4th अमेंडमेंट रूल्स 2021, इसका पूरा नाम दे दीजिएगा। इसमें एटॉमिक और हाइड्रोकार्बन एनर्जी मेटेरियल्स के अलावा की बात है, इसको इसमें जो है कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें अमेंडमेंट लाया गया है जो अमेंड करेगा किसको, तो 2016 का जो आपका मिनरल्स कंसेशन रूल था उसको, ठीक है। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या है, तो इसके द्वारा किया क्या जाएगा, इस जो संशोधन के द्वारा किया क्या जाएगा, तो जो 1957 का जो MMDR अधिनियम है आपका मिनरल से रिलेटेड, ठीक है ना, उसमें वहां पर क्या करेंगे, उसको वहां पर अमेंडमेंट किया जा रहा है और उसको इफेक्टिव बनाया गया कब से, 28 मार्च 2021 से वो प्रभावी भी है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो सीधी बात है, जो माइनिंग एरिया है वहां पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और टाइम बाउंड मैनर में वहां पर सारी क्रियाओं का संचालन करना, उसमें वृद्धि लाना, ठीक है। इससे इंक्रीज करना, राजस्व में वृद्धि होगी, राज्य के इंक्रीज होगा प्रोडक्शन, टाइम बाउंड ऑपरेशनलाइजेशन को बोल रहे हैं, है ना, जो ऑपरेशनल है जो वहां पर क्रियान्वयन किया जाना उससे संदर्भित है माइंस के संदर्भ में, और इससे जो है इंक्रीज होगा पेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, है ना, खनन की जो आपकी प्रक्रिया है ना, उत्खनन जिसको बोलते हैं, और नीलामी की भी प्रक्रिया में वहां पर तेजी आएगी, ठीक है। यहां पर अमेंडमेंट रूल्स जो है आपके हैव बीन फ्रेम्ड आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, तो बहुत सघन चर्चा हुई राज्यों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, और इसके जो स्टेक होल्डर्स है आपके इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, जो माइनर्स हैं, अदर जो स्टेक होल्डर्स है और जनरल पब्लिक, तो इसके बाद जो है इनसे बात करके बोला जा रहा है कि वे परामर्श लिया गया, उसके बाद इसको रेडी किया गया है ना। और यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है अमेंडमेंट्स को, तो जो नया रूल है आपका इसमें इंसर्ट किया गया है ना, कुछ क्लॉजेस को उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रोवाइड मैनर ऑफ सेल ऑफ 50% ऑफ मिनरल प्रोड्यूस फ्रॉम द कैप्टिव लीज, तो 50% जो है प्रोडक्शन होगा कैप्टिव लीज से इस अमेंडमेंट के थ्रू, है ना। तो यहां पर गवर्नमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर रिलीजिंग ऑफ एडिशनल मिनरल्स इन द मार्केट बाय ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ माइनिंग कैपेसिटीज ऑफ कैप्टिव माइंस। अब यहां पर अलाउंस जो है सेल करने के लिए उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स शैल आल्सो मोटिवेट द लीजेस टू एनहांस द प्रोडक्शन फ्रॉम द कैप्टिव माइंस, ठीक है। तो यहां पर निर्धारित मात्रा में जो खनिज की बिक्री के लिए जो आपको भत्ता वगैरह भी दिया जाता है पट्टेदारों को कैप्टिव खानों से, तो वो भी जो है भत्ता दिया जाएगा, जब अलाउंस दिया जाएगा तो लोग मोटिवेट होंगे तो और ज्यादा उत्पादन को बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो भी सेल कर रहे हैं, ये बेची गई मात्रा है, उसमें अलग से भी इंसेंटिव देने के लिए प्रीमियम राशि, रॉयल्टी, वैधानिक भुगतान किया जाएगा, जिससे राज्य सरकारों के राजस्व वृद्धि होगी, तो राज्य भी आगे आएंगे और राज्य के अंतर्गत जो लोग हैं वो भी आगे आएंगे, तो अल्टीमेटली वो फायदा किसको होगा, रेवेन्यू, है ना। तो राज्य से ही तो देश है, ठीक है ना, सीधी बात है। और जैसे ज्यादा भारी, इसमें भी प्रोविजन ऐड किया गया है कि जो आपके ज्यादा भारी अपशिष्ट चट्टान है, थ्रेशोल्ड मूल से नीचे जो है, नीचे के जो खनिज है, उनको भी लाभकारी बनाने के लिए यहां पर प्रावधान किया गया है और उनके निपटान के संदर्भ में भी वहां पर प्रावधान को जोड़ा गया है। इसमें जो आपका बिजनेस है आपका माइंड से रिलेटेड वो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसमें जोड़ा गया है ना, क्या कि डिस्पोजल ऑफ ओवरबर्डन वेस्ट रॉक मिनरल बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू फिर जनरेट किया जाएगा, विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माइनिंग एंड बेनिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स, है ना। सीधी बात है, माइनिंग, उत्खनन और खनन के दौरान जो अपशिष्ट आ रहा है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसके प्रबंधन कैसा किया जाए, उसके निपटान के लिए दिस विल इनेबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द जो भी आपके माइनर्स है, मतलब माइंस वाले हैं,
जो बिजनेसमैन है जो उसमें आपके इंडल्ज है। मिनिमम एरिया जो है ग्रांट किया गया माइनिंग लीज के लिए, जिसको रिवाइज किया गया, पहले 5 हेक्टेयर था तो अब 4 हेक्टेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मान लीजिए कुछ सर्टेन जो स्पेसिफिक डिपॉजिट्स है, मिनिमम 2 हेक्टेयर इज प्रोवाइडेड, तो न्यूनतम क्षेत्र 2 हेक्टेयर को प्रदान, यहां पर एक लैंडमार्क बनाया गया है कि मिनिमम भैया 2 हेक्टेयर है तभी खनन पट्टा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें सभी मामलों में जो खनन पट्टा है उसमें क्षेत्र के आंशिक समर्पण की अनुमति, मतलब पार्शली जो है पार्ट सरेंडर ऑफ माइनिंग लीज एरिया अलाउ किया गया है इसमें सभी केसेस में। अभी वर्तमान में देखेंगे तो पार्ट सरेंडर वाज अलाउड ओनली इन केस ऑफ नॉन ग्रांट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो अभी जो है नॉन ग्रांट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस से संदर्भित था, उस केस में किया जाता था, है ना, केवल वन मंजूरी न देने की स्थिति में ऐसा था कि आंशिक समर्पण। अब हर जगह जो है इसको पार्शियली सरेंडर कर सकते हैं आप, है ना। तो ये किसके संदर्भ में, खनन पट्टा क्षेत्र के संदर्भ में बात की जा रही, तो इसमें भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो रिलीफ दिया गया है। ये जो रूल्स है अमेंडमेंट के बाद अलाउ कर सकेगा हस्तांतरण को भी, ट्रांसफर ऑफ कंपोजिट लाइसेंस और माइनिंग लीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ माइन, तो हस्तांतरण को भी थोड़ा सा वहां पर रिलीफ दिया गया है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं आप इसमें। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट रिवाइज फ्रॉम, पहले 24% लगता था भैया कि डिले हो जाए पेमेंट, अब सिर्फ जो है आपको 24 से 12% कर दिया गया है ना। मौजूदा जो 24% से घटा के उसको 12% तक किया गया। अब रूल्स तो सीधा आधा कर दिए, देख रहे हैं किस तरीके से इंसेंटिव दिया जा रहा है, तभी तो लोग आगे आएंगे उस क्षेत्र में। रूल्स रिगार्डिंग पीरियड ऑफ माइनिंग लीज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज एंड देयर पेमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन द MCR 2016। पेनाल्टी प्रोविजन जो है इसमें, है ना, उसमें भी आप देखेंगे उसको रैशनलाइज किया गया। वर्ड देख रहे हैं आप, तार्किक, इस तरीके की कीवर्ड्स होते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। पहले क्या था रूल में, जो प्रावधान था कि पेनाल्टी जो है उसमें जेल भी होती थी, लगभग 2 साल की हो सकती थी प्रोवाइड अप टू, है ना, मैक्सिमम जो है अप टू, और फाइन अप टू 5 लाख और की बात है, या तो जेल या तो फाइन रुपीज, और या तो फिर दोनों के साथ उसको दंड दिया जा सकता था, है ना। वायलेशन ऑफ ईच एंड एवरी रूल, कोई भी रूल अगर यहां पर वायलेट करते हैं तो 2 साल की जेल और 5 लाख रुपए, दोनों में से मतलब एक एक चीज भी और लिखा है, और या फिर दोनों चीज भी साथ में किसी के ऊपर आरोपित किया जा सकता था दांडिक संदर्भों में। तो ये जो है आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिविरिटी ऑफ द वायलेशन, तो अमेंडमेंट किया गया है इसमें कि रूल्स को कैटेगराइज किया गया है कि भैया वायलेशन ऑफ रूल्स में जो है किस तरीके के जो है वहां पर दंड दिया जाएगा। एक ही थोड़ी दंड देंगे, मतलब दांडिक प्रावधान आपको पिनलाइज किया जा रहा है तो एक ही तरीके का, तो वहां पर कैटेगराइज किया गया है, थोड़ा रैशनलाइज किया गया है। जैसे मेजर वायलेशन होता है तब पेनाल्टी ऑफ इंप्रिजनमेंट, फाइन और बोथ हो सकता है। माइनर वायलेशन में पेनाल्टी कम कर दी जाएगी, है ना, पेनाल्टी ऑफ ओनली फाइन फॉर सच वायलेशन प्रिस्क्राइब, तो वहां पर केवल जो है आपका मौद्रिक जो है वहां पर दंड दिया जाएगा। वायलेशन ऑफ अदर रूल्स हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। दीज रूल्स डिड नॉट cast any significant obligation on the concession holder or any other person, thus violation of 49 rules has been decriminalized। तो ऐसे 49 नियमों के उल्लंघन को अपराध से मुक्त कर दिया गया है। तो सीधी बात है, रैशनलाइज किया गया। एक आख एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा, बस सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन आप देखेंगे तो ये भी उसी से संदर्भित है, बिल्कुल लिंक्ड है ये भी आर्टिकल आपका। अब ये जो है आपका ये मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी नोटिफाई किया है इसको, है ना, 3 नवंबर को, जो आपका मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल्स है ना, कि 2021 को जो अमेंडमेंट किया जाएगा किसमें, 2017 को जो आपका MCDR है, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंटल जो आपका डेवलपमेंट रूल्स है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो MCDR है उसको फ्रेम किया गया है किसके लिए, अंडर सेक्शन 18 ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है आपका 1957 का, जो MMDR एक्ट था। तो वो प्रोवाइड करता है भैया रूल्स और रेगुलेशन किसके रिगार्डिंग, तो कंजर्वेशन कैसे करना है मिनरल्स का, है ना, सिस्टमैटिक रूप से, और साइंटिफिक माइनिंग क्या होगी, डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाएगा इस सेक्टर में, है ना, पूरे देश के संदर्भ में, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, तो वहां पर एनवायरमेंटल इशू भी है। ठीक है, तो अधिनियम जो है आपका उसके अंतर्गत ये सेक्शन 18 के तहत इसको बनाया गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये अमेंडमेंट रूल्स जो है उसको फ्रेम किया गया, फिर इसमें भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुआ स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जो माइंस से जुड़े लोग हैं, अदर जो स्टेक होल्डर्स है, जनरल पब्लिक है, उनसे, उसके बाद जो है यहाँ पर इसको बताया गया है कि इसको इंप्लीमेंट किया गया है ना, किया जाएगा और इंप्लीमेंट किया गया। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। तो इसमें रूल्स को जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, दैट all plans and sections related to mine shall be prepared by combination of डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पहली बात। दूसरा, और टोटल स्टेशन और बाय ड्रोन सर्वे इन रिलेशन टू सर्टेन और ऑल लीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। सीधी बात है, इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी,
है ना, डिजिटल जो आपके पास डेटा वगैरह रहेगा। इसके बाद आप देखिए नया जो रूल इसमें इंसर्ट किया गया है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल इमेजेस ऑफ माइनिंग एरिया बाय लीजेस एंड लेटर ऑफ इंटेंट होल्डर्स। ठीक, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर जो 1 मिलियन टन या उससे ज्यादा अधिक की जो वार्षिक खनन योजना वाले पट्टेदार हैं, या 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के पट्टे वाले जो आपके पट्टेदार हैं, है ना, क्षेत्र वाले जो पट्टेदार हैं, उनको हर साल जो पट्टा क्षेत्र है उसकी जो सीमा है उससे 100 मीटर बाहर तक की ड्रोन सर्वेक्षण फोटो जमा करना है। क्या ये ट्रांसपेरेंसी का प्रावधान नहीं है गुड गवर्नेंस में जो आप लोग पढ़ते हैं? अन्य जो पट्टेदार होंगे उनको भी हाई जो आपका रेजोल्यूशन है सैटेलाइट, उसमें जो है आपकी इमेजेस वगैरह वहां पर जमा करनी होगी। इससे क्या होगा, इससे जो है आपका जो माइंस वगैरह खान है उसमें जो प्लानिंग नियोजन है, नियोजन की जो आपकी प्रैक्टिसेस होती है, खानों की जो आपकी सिक्योरिटी उसमें सुधार होगा, खनन कार्य का बेहतर जो है वहां पर रिव्यू वगैरह हो पाएगा, उसमें सुपरविजन ढंग से किया जा सकेगा। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नियम इसके अंतर्गत 34 ए है उसके अनुसार जो हाई रिजोल्यूशन जियो रेफरेंस आर्थो जो रेक्टिफाइड मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है उस तरीके के फोटो को जमा करना है, ड्रोन सर्वेक्षण करवाना है, और ड्रोन सर्वेक्षण के लिए जो यूज किया जाएगा वो कार्टोसैट 2 उपग्रह जो है आपका ISIS 4 सेंसर से उसको एक्सेस किया जाएगा सैटेलाइट फोटो को। ठीक है ना, जो भी आपका लैंड का ऑनर होगा उसके द्वारा क्या किया जाएगा, मतलब ये जो सैटेलाइट से फोटो है उसको क्या किया जा रहा है कि भैया जो लैंड का जो लीज लिया है, जो वहां पर माइंस को ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पर मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, मैपिंग हो जाएगी। ठीक है ना, यही लिखा गया ना कि हाई रिजोल्यूशन जियो रेफरेंस ऑर्थो रेक्टिफाइड मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट एंड यूज ऑफ ड्रोन सर्वे एज पर रूल 34A। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। और यहां पर जो लिखा गया था इसको आपको डिलीट भी किया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग सैटेलाइट इमेजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्टोसैट 2 सैटेलाइट LISS लिस्ट 4 जिसको बोला जाता है सेंसर ऑन द स्केल ऑफ कैडास्ट्रल मैप डिलीटेड इन व्यू ऑफ द इंसर्शन, इसको डिलीट किया गया और इंसर्ट क्या किया गया, प्रोविजन की सबमिट करो हाई रिजोल्यूशन जियो रेफरेंस ऑर्थो रेक्टिफाइड मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट एंड यूज ऑफ ड्रोन सर्वे एज पर रूल। तो यहां पर जो है इसको हटा के जो है ड्रोन सर्वे वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है, ये 34A सेक्शन में लिखा गया है रूल में। अब यहां पर आप देखेंगे प्रोविजन और भी है, डेली रिटर्न ऑमिटेड टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन। तो जो कंप्लायंस अनुपालन में जो आपकी समस्याएं हो रही थी उसमें क्या करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए यहां पर डेली रिटर्न को ओमिट किया गया है। ठीक है, पावर ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इनकम्प्लीट और रॉन्ग और फॉल्स जो इंफॉर्मेशन है जो मंथली और एनुअल रिटर्न्स के संदर्भ में होती है वो दी जाएगी IBM को इन एडिशन टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना। रिव्यू सिस्टम, चेक एंड बैलेंस अलाउ किया जा रहा है एंगेजमेंट के लिए कि पार्ट टाइम माइनिंग जो इंजीनियर है और पार्ट टाइम जियोलॉजिस्ट जो है ना, कैटेगरी A माइंस में, वो हैविंग लीज्ड एरिया बिलो 25 हेक्टेयर्स। इससे भी जो है कंप्लायंस में आसानी होगी, जो स्मॉल माइनर्स हैं आपके उन पर बर्डन भी कम होगा। किसका, अनुपालन का। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यहां पर एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ाने के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग granted by duly recognized institute along with a second class certificate of competency issued by the Director General of Mine Safety is added in qualification for full time mining engineer। तो इनके लिए जो है इस तरीके की जो है अर्हता को भी वहां पर एम्बेडेड किया गया है, संपृक्त किया गया है। ऑल्सो क्वालिफिकेशन फॉर पार्ट टाइम माइनिंग इंजीनियर एडेड। पेनाल्टी प्रोविजन भी इसमें रखा गया है और जो रूल्स में उसमें भी जो है उसको भी रैशनलाइज किया गया है। हर जगह ये किया जा रहा है। जो पेनाल्टी पहले थी इंप्रिजनमेंट की बात की गई थी, अप टू 2 इयर्स और मतलब 5 लाख रुपए की, या इसमें दोनों भी दिया जा सकता था, तो उसको भी यहां पर क्या किए हैं, उसको रैशनलाइज किया गया है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फोरफीचर जो लिखा गया है, फोरफीच्योर बोला जाता है, ऑफ फाइनेंशियल एश्योरेंस जो है और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी of the leaseholder added in case of non-submission of final mine closure plan within the period specified। तो सीधी बात है, निर्धारित अवधि के भीतर अगर किसी को खदान बंद करना है तो उसकी योजना प्रस्तुत ना करने की स्थिति में जो भी पट्टा धारक होगा उसको वित्तीय बीमा या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जब्त करने के प्रावधान भी जोड़ा गया है। यहाँ पर कैटेगरी A और कैटेगरी B की जो खदान है उनके लिए वित्तीय बीमा की राशि को मौजूदा 3 और 2 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 और 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स याद नहीं रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो आपका पक्के बाग
अभिरंट से रिलेटेड है और इसमें जो भी स्टेटमेंट है दिए गए उनको देखना है हमको और रिकॉग्नाइज करना है कि सही कौन थे। तो पहला ये कि ये सिचुएटेड है केरला में, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिचुएटेड कहां है आपका, ये सिचुएटेड तो आपका अरुणाचल में। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी जो है आप आंसर यहीं से पिक कर सकते थे, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। दूसरा ये कि ये जो आपका टाइगर रिजर्व है इसने अभी जीता है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 in the category of conservation of threatened species for its हॉर्नबिल नेक्स्ट एडॉप्टेशन प्रोग्राम। बताइएगा ये जो हॉर्नबिल है ये जो है आपका कहां का फेस्टिवल जो है आयोजित किया जाता है, कहां का स्टेट फेस्टिवल है, कहीं का क्या, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो 2016 के संदर्भ में जो है भारतीय जैव विविधता पुरस्कार मिला है किस श्रेणी में, तो जो आपके संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये पश्चिम और उत्तर में भरेली या कामेंग नदी बोलती है और पूर्व में पक्के नदी से घिरा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि FSSAI है ना, ये फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो आपका क्या है स्टैंडर्ड अथॉरिटी आप देखते हैं है ना, जो फूड के संदर्भ में, सेफ्टी के संदर्भ में, मैगी के संदर्भ में आपने सुना होगा इसको रेगुलर, ये 2006 के एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। एक ये आपका वैधानिक निकाय भी है क्योंकि एक्ट के अंतर्गत लाया गया, तो स्टैच्यूटरी बॉडी। तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के एक एक्ट के तहत स्थापित किया गया ऑटोनोमस जो है आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल ठीक है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा है ना, जो FSSAI के है। तो ये जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसका भारत सरकार जो है FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय, बिल्कुल ठीक बात है, उसी से तो रिलेटेड है आपका। अब तीसरा जो है इसका एम क्या है, तो परस्यू करना एनी फूड रिलेटेड बिजनेस द ओनर नीड्स टू गेट अ सर्टिफिकेट। तो वहां पर सर्टिफिकेट लेना होता है उसको है ना, आप कोई भी चीज मैगी खरीदेंगे कुछ भी तो उसमें लिखा होगा ये सर्टिफाइड है इस संस्था के द्वारा, तभी तो जनता उस पर विश्वास करेगी। और देखना भी ये सरकार का काम है कि किस तरीके से हमारे जनता का जो है हित जो है वहां पर संवर्धित किया जाए, चाहे स्वास्थ्य से संदर्भित हो, चाहे शिक्षा से, चाहे किसी भी संदर्भ में। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर लाइसेंस दिया जाता है, परमिशन दिया जाता है FSSAI के द्वारा। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।